अखंड राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर और अपना पूरा जीवन पिछड़े, दलित, वंचित समाज के अधिकार, सम्मान, भागीदारी और बराबरी के लिए समर्पित करने वाले अपना दल के संस्थापक, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सब के प्रेरणा पुरुष यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल जी पटेल के चरणों में अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करती हूँ। इस चुनावी सभा के मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष 16वीं और 17वीं लोकसभा में मेरे साथ संसद में डॉक्टर साहब मेरे साथ संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे आदरणीय भाई मनोज तिवारी जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय गोरखनाथ पांडे जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय रंगनाथ मिश्रा जी, आप सबके लोकप्रिय विधायक और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हमारे भाई रविनाथ त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भदोही अनिरुद्ध जी, हमारे अमरोहा से चल के विधायक श्री राजीव तरारा जी जो यहाँ पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे भाई विनय श्रीवास्तव जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष भाई सुनील पटेल जी, राजमणि शुक्ला जी, श्यामराज पटेल जी, अजीत मौर्य जी, विंध्यवासिनी उपाध्याय जी, विष्णु मोदनवाल जी, दिगंबर पटेल जी, डॉक्टर आनंद पटेल जी, गुलाब चंद सरोज जी और हमारे हौसला पाठक जी, शिवशंकर यादव जी जो विधानसभा के संयोजक हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रशांत सिंह जी, नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जायसवाल जी, विस्तारक शिवम तिवारी जी, कपिल मिश्रा, विनीत बरनवाल, पीके श्रीवास्तव, सुरेंद्र पांडे और संचालन कर रहे हमारे भाई अखंड प्रताप जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष मदन लाल बिन जी, मोहम्मद जैद जी, हरिलाल पाल जी, मुन्ना लाल पटेल जी और यहाँ पर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी, हमारे एनडीए गठबंधन के अंतर्गत सम्मिलित सभी दलों के समस्त निष्ठावान पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों, यहाँ पर हमारे एनडीए के प्रत्याशी रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी का उत्साहवर्धन करने के लिए इस चिलचिलाती धूप में इतनी देर से इतनी विशाल संख्या में लगातार उपस्थित मेरे इस पवित्र धरती के सम्माननीय बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और मेरे नौजवान भाइयों, हमारे पत्रकार मित्रों और सुरक्षा कर्मी साथियों, आप सबका मैं बहुत बहुत हमारे तीनों दलों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप इस चिलचिलाती धूप को झेलते हुए घंटों से हमारे प्रत्याशी जी का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है और आपके जोश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नजर आ रही है। और वैसे तो इस मंच पे हमने कई रंग देखे, इतनी देर बैठे बैठे हमने हमारे प्रत्याशी जी का हाई वोल्टेज भाषण भी सुना,
और हमने अपने मनोज भाई साहब की सुरीली आवाज भी सुनी और हमने आदरणीय मंत्री जी से इस जनपद की विकास यात्रा का पूरा इतिहास भी सुना और समधी के रिश्ते भी पता चल गए। तो इस मंच में तो अनेक रंग है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब यहाँ पर आए हैं इतनी बड़ी संख्या में। ये कालीन नगरी कहलाता है हमारा भदोही। अभी हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री जी पूरा इतिहास बड़े विस्तार से बता रहे थे, कैसे इस जनपद की विकास यात्रा आगे बढ़ी। उन्होंने बहुत विस्तार से बताया उनका अपना क्या योगदान रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या योगदान रहा। ये सारे विषय ऐसे हैं जिनसे इस क्षेत्र की जनता परिचित नहीं है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इस जनपद के विकास के लिए हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की दृष्टि लगातार बनी हुई है। मैं भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हूँ और कालीन नगरी में आई हूँ। तो ये विकास की जो परंपरा पूर्ववर्ती सरकारों ने इस जनपद के लिए तय की, हमारी मोदी जी की सरकार आज से 8 वर्ष पूर्व जब आई 2014 में और योगी जी की सरकार 2017 में आई, हमने इस परंपरा को बनाए रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के हर एक जिले को हम एक एक्सपोर्ट हब यानी निर्यात हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। और एक योजना हमने बनाई मेरे मंत्रालय के अंतर्गत, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स। और हर जिले के अंदर हम एक ऐसे उत्पाद को चिन्हित कर रहे हैं, वहां का कोई हस्तशिल्प हो या पारंपरिक रूप से जो वहां पर उत्पाद बनाया जाता हो, उसमें हम तमाम किस्म की सुविधाएं देकर उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको मार्केट उपलब्ध करा के उसका क्वालिटी बढ़ा के कैसे हम उसे जो हमारे वैश्विक मानक है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, उसके अनुरूप तैयार करके उसके निर्यात को बढ़ावा दे सकते, ऐसी एक योजना हमारे यहाँ चलाई गई। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, आपने सुना होगा ODOP की योजना चलाई, एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो हमारा जो ये कालीन नगरी है उसमें जब हमने दोनों, क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की भी वही सोच है और भारत सरकार की भी वही सोच है, तो हमने ODOP को हमारी जो भारत सरकार की योजना थी उसी में सब्ज्यूम करते हुए हमने ये तय किया कि हमारी इस कालीन नगरी के अंतर्गत जो ये कालीन के उत्पादन से हमारे इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, उसको हम और बड़ा कैसे बना सकते हैं और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और रोजगार सृजन एक ऐसी प्राथमिकता है जिस पर निरंतर हमारे भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मंथन करती आई है। उत्तर प्रदेश की आप पिछले 5 वर्षों की यात्रा को देखिए। हमारी सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश के हर परिवार के नौजवानों के हाथों में रोजगार हो, कमाई का जरिया हो। लेकिन ये रोजगार कैसे आएंगे? ये रोजगार तब पैदा होगा जब उद्योग धंधे स्थापित होंगे, और उद्योग धंधे तब स्थापित होंगे जब उद्योगपति निवेश करने की इच्छा शक्ति दिखाएंगे। और उद्योगपति निवेश करने की इच्छा शक्ति तब दिखाएंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर का आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण केवल तब संभव हो पाता है जब प्रदेश के अंदर सुरक्षा का और अमन चैन का वातावरण हो। आप इस पूरे अगर चक्र को देखें तो हमारी सरकार ने इस पूरे चक्र को बनाने के लिए 5 साल प्रयास किया कि प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था कायम हो, कानून का राज स्थापित हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ी तेजी से निर्माण हो। यानी आज उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में आप देखिए तो बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बनाकर हमने तैयार किए, सड़कों का जाल बनाया गया, हाईवेज बनाए गए। उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा राज्य है कि एक
कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, ये सारे प्रबंध इन 5 वर्षों में किए। बड़े से बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाकर दिखाए, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बनाकर दिखाए, और इंटरनेट की सुविधाओं को भी हमने गांव-गांव तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने 2017 से पहले, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन 2017 से 22 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर एक आम व्यक्ति को बिजली कैसे उपलब्ध हो 20 से 22 घंटे, इसकी भी सरकार ने चिंता की और इसको भी हकीकत में तब्दील करके दिखाया। बताइए भाई, आपको 20 से 22 घंटे बिजली मिली या नहीं मिली? और सड़क की व्यवस्था हुई, कनेक्टिविटी के तमाम माध्यम बनाए गए, बिजली की व्यवस्था की गई, और इसके साथ ही हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप तुलना करिए तो 2017 से पहले 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन इन 5 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य हुआ। एक गरीब परिवार, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार, अगर कोई एक परिवार का सदस्य बीमार पड़ जाए तो उच्च कोटि की अगर आपको इलाज की सुविधा चाहिए तो कहां जाएंगे? चलिए, आप भदोही वाले तो पास में बनारस चले जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं जहां लोगों को भागकर लखनऊ, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता है। तो हमारी सरकार ने तय किया कि हर जिले के अंदर हम एक मेडिकल कॉलेज बनाकर तैयार करेंगे, ताकि उच्चतम श्रेणी की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो एक सामान्य परिवार को आसानी से अपने जिले की सीमाओं के अंदर उपलब्ध कराई जा सके। 2017 से पहले जो संख्या 12 थी, आज 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 60 मेडिकल कॉलेज हमने बना के तैयार कर दिया। अभी 15 बनाने बाकी है, उसके लिए अगले 5 साल का समय आपसे मांग रहे हैं। 5 साल भी नहीं लगेंगे, उससे कम में बाकी के 15 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज जहां आवश्यकता होगी बनकर तैयार हो जाएंगे। इस संकल्प के साथ हमारी सरकार ने काम किया है और गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं चलाई हैं। आज हर घर में नल के जरिए जल पहुंच रहा है। सिंचाई के लिए हर किसान को कैसे ज्यादा से ज्यादा पानी की जो एक उपलब्धता है वो पर्याप्त रूप में सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए भी हमारी सरकार ने तमाम सिंचाई की परियोजनाओं को जो लंबे समय से लटकी हुई थी उनको भी पूरा किया। और आगे 5 सालों में हमें कैसे किसानों को पर्याप्त बिजली, पानी सब कुछ उपलब्ध कराना है, इसकी भी पूरा रूपरेखा तैयार कर ली, पूरा रोडमैप तैयार कर लिया। तो हमारी सरकार ने सुरक्षित वातावरण कायम करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर एक बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और अब जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के अनुकूल वातावरण कायम हो गया है, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर अपना पैसा लगाने को भी तैयार है। और 10 लाख करोड़ का निवेश लाने की हमारी योजना है अगले 5 वर्षों में। ये सामान्य बात नहीं है। तो आप सोचिए कि अगले 5 वर्षों का उत्तर प्रदेश कैसा होगा, जिसमें बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होंगे और हर परिवार का वो बेटा और बेटी जो पढ़ लिख कर निकलेगा उसके हाथों में कमाई का एक जरिया होगा, एक साधन होगा, हर परिवार में खुशहाली होगी। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम करती है। गरीब कल्याण हमारे इस अपना दल, निषाद पार्टी और भाजपा गठबंधन की नींव में है और इसलिए निरंतर गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश के आम नागरिक तक, आम गरीब परिवार तक पहुंच रहा है। चाहे गरीबों के घर हो, चाहे उज्ज्वला गैस का सिलेंडर हो, सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन हो, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड हो, शौचालय हो, हर घर नल से जल हो, जनधन का खाता हो, ये सारी सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के गरीबों तक पहुंचाई गई हैं। तो हमारी सरकार इस सोच के साथ काम करती है कि आखिर सुशासन के एक आम व्यक्ति के लिए मायने क्या है। एक आम व्यक्ति के लिए सुशासन का मतलब है कि उसके अपने जीवन में, उसके जीवन के रोज के मुश्किलात में, रोज की दुश्वारियों में आखिर किसी राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार के शासनकाल में क्या परिवर्तन आया, क्या सुधार आया, क्या कमी आई। तो आप स्वयं आकलन करिए। हम सब साथी जो आपके बीच में आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप सोचें, विचार करें, तुलना करें, मंथन करें कि क्या 5 साल जो हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार चली
उससे आपके जीवन की रोजमर्रा की जो तकलीफें थी उसमें कहीं कोई सुधार, कोई कमी ला पाने में हम सफल हुए अथवा नहीं हुए, ये आपके लिए चिंतन का विषय है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप ये चिंतन कर लेंगे तो आप नतीजे पर ही पहुंच जाएंगे। और वैसे आपकी उपस्थिति देखकर अब हम लोग भी इतने चुनाव लड़ चुके हैं, लड़ा चुके हैं कि उपस्थिति ही बता देती है और जनता का मूड ही बता देता है कि नतीजे क्या होने वाले हैं। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि भाई इस विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड भयंकर है और इसलिए लगता है कि साइकिल का टायर पंचर है। तो अब 10 तारीख को तो औपचारिकता मात्र ही शेष रह गई है। आप लोगों ने ईवीएम का बटन तो आज ही दबा डाला है, मुझे कोई शंका नहीं है, पूरा भरोसा है। और वो ईवीएम का बटन हमारे भाई रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारी मतों से विजयी बनाकर भेजने के लिए है। तो मैं आज आपके बीच आई हूं सिर्फ यही कहने के लिए कि आज देश के अंदर भी जो एक मजबूत सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उस सरकार को भी मजबूती देने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का है। अरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो ऐसे ही नहीं पूरे देश में चर्चा होती है। एक साथ 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लेकिन ये बताओ भाई, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या कि अखबारों में, टीवी में, मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर होती है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की होती है? गलत कह रही हूँ क्या? सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की होती है क्योंकि ये वो राज्य है जिसके लिए कहा जाता है कि देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया। अरे देश को मोदी जी अगर सौंपा है तो उत्तर प्रदेश ने सौंपे हैं। और देश की राजनीति की दिशा अगर कोई तय करता है तो उत्तर प्रदेश का मतदाता तय करता है। और इसलिए मैंने कहा कि आज देश के अंदर जो मोदी जी की मजबूत सरकार बनी हुई है, जो देश हित में कड़े से कड़ा और बड़े से बड़ा फैसला लेती है, उस सरकार को भी सबसे ज्यादा मजबूती देने का काम किया है तो 403 विधानसभा क्षेत्र और 80 लोकसभा क्षेत्रों वाले उत्तर प्रदेश ने देने का काम किया। इसलिए उत्तर प्रदेश वाले इस चुनाव का कोलाहल पूरे देश में सुनाई पड़ रहा है और नतीजों की गूंज भी पूरे देश और दुनिया में सुनाई पड़ेगी। और नतीजों का एहसास हमको भली भांति हो चुका है। 6 चरण का चुनाव संपन्न हो रहा है, 7वां चरण बाकी है और ये उत्तर प्रदेश का चुनावी रण जो अपने अंतिम दौर पे पहुंच रहा है। 6 चरणों में मेरा यकीन मानिए मुहर लग चुकी है, तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता ने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के माथे पर विजय श्री का तिलक लगा दिया है। इसमें कोई संदेह ये जो मजबूत सरकार देश में बनाई ना अपने मोदी जी की, क्या कर पाई ये सरकार बताऊं मैं? एक उदाहरण आपकी आंखों के सामने है। अरे पता है ना, रूस ने हमला बोल दिया है यूक्रेन पर, तबाही का मंजर है, बम के धमाके हो रहे हैं, आग बरस रही है। लेकिन मोदी जी की सरकार, इस सरकार की मजबूती देखिए, 4 भारत सरकार के मंत्री गए हैं
मैं चाहूंगा कि रंगवा मोदी के कमाल